शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वार ईरा के विषय में मैं आप लोगों को 2-3 दिन से वीडियो भेज रहा हूं। आज सोचा कि इसको क्लियर कर दूं। पूरा टॉपिक आप इसे ध्यान से देखें। शीत युद्ध वास्तव में उस समय अस्तित्व में आया जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धुरी के राष्ट्रों, जिसमें इटली, जापान और जर्मनी थे, के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों ने, जिसमें अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, इंग्लैंड थे, द्वितीय युद्ध लड़ा गया दोनों राष्ट्रों में, दोनों समूहों में। इटली और जर्मनी की पराजय हुई। उसके बाद यूरोप से समृद्धि समाप्त हो गई और सोवियत संघ तथा अमेरिका, दो शक्तियों का विकास हुआ। लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे, अपनी विचारधारा का अधिक से अधिक प्रसार करने की चेष्टा करने लगे, जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया। शीत युद्ध की परिभाषा आप कई दिन से देख रहे हैं। शीत युद्ध हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है, बल्कि यह विचारों द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध है, जो एक समूह को दूसरे समूह द्वारा नीचा दिखाने के लिए घृणा, तनाव, प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पन्न होता है। यह शीत युद्ध का समय है 1945-1991, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद केवल एक ही समूह अमेरिका ही, एक ही महाशक्ति, एक ही समूह अमेरिका का ही वर्चस्व बना रहा और शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध के कारण क्या थे? क्योंकि इसकी जड़ें तो द्वितीय विश्व युद्ध में ही छिपी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी शीत युद्ध का पहला कारण था रूस में साम्यवादी क्रांति। 1917 में लेनिन ने, 1917 में ध्यान दीजिए, 1917 में लेनिन ने सोवियत संघ में साम्यवादी क्रांति की, जिसे सोवियत रूस भी कहते हैं, जिसमें संपत्ति केवल सार्वजनिक हाथों में रहती है। उस विचारधारा का प्रयास किया गया और पूंजीवादी देश इसे अपने लिए घातक समझने लगे और शीत युद्ध की शुरुआत हुई। दूसरा कारण है जर्मनी के विरुद्ध दूसरे मोर्चे पर मतभेद। जर्मनी के विरुद्ध दोनों लड़ रहे थे, सोवियत संघ और अमेरिका। सोवियत संघ जर्मनी से लड़ रहा था। वह चाहता था कि अमेरिका भी दूसरी तरफ से जर्मनी पर आक्रमण कर दे, लेकिन अमेरिका ने दूसरा मोर्चा खोलने में देरी की। इसके कारण दोनों में मतभेद पैदा हो गए। तीसरा कारण अमेरिका द्वारा परमाणु बम का आविष्कार। 1945 में ही अमेरिका ने परमाणु बम बना लिए, लेकिन सोवियत संघ को साथ रहने पर भी उसने अपनी जानकारी साझा नहीं की, जिसे सोवियत संघ ने अपने लिए घातक माना और दोनों में मतभेद पैदा हो गए। चौथा कारण है पूर्वी यूरोप में सोवियत सेनाएं। सोवियत सेनाएं पूर्व के देशों में अपने विचारधारा का, अपने सैनिक अड्डों का प्रभाव बढ़ाने लगी, जिसे अमेरिका ने अपने लिए घातक माना और दोनों में मतभेद पैदा हो गए।
पांचवा कारण है चर्चिल का फुलटन भाषण। फुलटन नामक स्थान पर उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति चर्चिल ने एक भाषण दिया और उसमें कहा कि जर्मनी के हिटलर के तानाशाही से खतरनाक साम्यवादी तानाशाही है, और इस भाषण से मतभेद की जड़ें गहरी होती गई। ये थे शीत युद्ध के कारण से विश्व में द्विध्रुवीयता का प्रारंभ हुआ। यानी द्विध्रुवीयता क्या है कि विश्व के देश दो खेमों में बंटने लगे। एक खेमा था साम्यवादी विचारधारा का, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, और दूसरा खेमा था पूंजीवादी विचारधारा का, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। यूरोप के पूर्वी हिस्सों में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव था और पश्चिमी हिस्से में पूंजीवादी विचारधारा का प्रभाव था, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। इस द्विध्रुवीयता से विश्व में अधिकांश राष्ट्र इनके प्रभाव में आ गए। वे किसी न किसी ध्रुव का सदस्य बनना चाहते थे, वे किसी न किसी गुट की शरण लेना चाहते थे, क्योंकि छोटे राष्ट्रों के लिए अपने अस्तित्व के लिए खतरा महसूस हो रहा था। ये राष्ट्र उन्हें संरक्षण दे रहे। इस प्रकार द्विध्रुवीयता दोनों समूहों में आपसी मतभेद और दुराव पैदा कर रही थी, जिससे विश्व में कई घटनाएं घटी। शीत युद्ध के दौरान जो प्रमुख घटनाएं हुई उसके विषय में आप लोगों को हिंट दे रहा हूं। पहला, ट्रूमैन सिद्धांत। 12 मार्च 1947 को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने एक घोषणा की कि यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की जाए। इसके माध्यम से वे अपनी पूंजीवादी व्यवस्था का प्रसार करना चाहते थे और विश्व के राष्ट्रों को अपनी गुट में शामिल करना चाहते थे, अपने प्रभाव में लाना चाहते थे। दूसरी घटना, नाटो की स्थापना। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक सैनिक संगठन की स्थापना की, जिसे नाटो कहते हैं, NATO। एन का अर्थ है नॉर्थ, एटलांटिक, टी ट्रीटी, ओ ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इस संगठन की स्थापना 4 मार्च 1949 को की गई, 4 अप्रैल 1949 को की गई, और इसका उद्देश्य ये था कि इसके सदस्य देश यदि किसी देश पर आक्रमण होता है तो उसे अपने विरुद्ध मानेंगे तथा उसका सामना एक साथ करेंगे। इस संगठन का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। याद कीजिए, इसकी स्थापना 4 मार्च 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ये आज भी अस्तित्व में है। शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन ये आज भी अस्तित्व में है और वर्तमान में इसके 29 सदस्य हैं, 29 सदस्य राष्ट्र हैं। योजना, अमेरिका के कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री मार्शल ने अपने पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक योजना लागू की 23 अप्रैल 1947 को, जिसे मार्शल योजना के नाम से जानते हैं।
चौथी घटना जो है सोवियत संघ का परमाणु परीक्षण। 1949 में सोवियत संघ ने भी परमाणु शक्ति प्राप्त कर ली और वह परमाणु परीक्षण किया। मैंने आपको बताया था प्रारंभ में ही कि अमेरिका तो 1945 में ही परमाणु का परीक्षण कर चुका था और उसने अपनी जानकारी सोवियत संघ के साथ साझा नहीं की थी। इसके बाद भी 1949 में सोवियत संघ ने भी परमाणु शक्ति अर्जित कर ली और यह शीत युद्ध की महत्वपूर्ण घटना थी और दोनों में मतभेद को बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। पांचवी घटना है सीटों की स्थापना। सीटो CEATO, सीटो माने साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। सीटों की स्थापना की गई। इसकी स्थापना दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को पूंजीवादी संरक्षण से मुक्त करने के लिए की गई और इसमें लाओस, वियतनाम, कंबोडिया जैसे देश शामिल थे। सेंटो की स्थापना सेंट्रल CETO, सेंट्रल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मध्य एशिया संगठन, इसे बगदाद पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1950 में की गई। पाकिस्तान भी इसका सदस्य था। इस तमाम सैनिक संगठनों की स्थापना की गई शीत युद्ध के दौरान। वार्सा पैक्ट, इसकी स्थापना सोवियत संघ द्वारा की गई। इसका मुख्यालय पोलैंड की राजधानी वार्सा में है। इसकी स्थापना 1955 में की गई और इसका उद्देश्य पूंजीवादी प्रसार का सामना करना था। अगली घटना है क्यूबा मिसाइल संकट। ये बड़ी शीत युद्ध की महत्वपूर्ण घटना है और इस घटना को शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष मानते हैं। इसमें पूरी संभावना यह व्याप्त हो गई थी कि तीसरा शीत युद्ध भी हो जाएगा। इसके विषय में हम आपको बता दें कि क्यूबा संयुक्त राज्य अमेरिका के पास स्थित एक छोटा सा द्वीप है। वहां के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो। उनके नेतृत्व में वहां साम्यवादी क्रांति हुई और उसके पश्चात वहां साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। अमेरिका यह नहीं चाहता था कि उसके पड़ोस में साम्यवादी विचारधारा पनपे, अतः उसने क्यूबा की समुद्री नाकाबंदी कर दी। जिससे सोवियत संघ के उस समय के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने वहां मिसाइल भेजने का निर्णय किया। वहां मिसाइल तैनात करने का आदेश दिया, किंतु बाद में उन्होंने क्यूबा में मिसाइल न तैनात करने का निर्णय ले लिया। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन केनेडी थे। केनेडी ने इसे एक महान राजनेता का निर्णय बताया और यह संकट समाप्त हो गया, यानी तीसरा विश्व युद्ध होते होते बच गया। यह शीत युद्ध की सबसे
महत्वपूर्ण घटना थी, अतः इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु या चरमोत्कर्ष भी कहते हैं। अगली घटना है अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं की तैनाती। सोवियत संघ ने 1979 में अपनी सेनाएं सोवियत संघ में भेज दी, जिसे द्वितीय शीत युद्ध के रूप में भी देखा जाता है, जिसे माना जाता है कि दूसरा शीत युद्ध है। और ये सेनाएं 10 वर्ष तक 1979 से 1989 तक सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान में तैनात रही। इसके बाद भी कुछ घटनाएं हुई थी जो शीत युद्ध के दौरान घटी। वास्तव में ये शीत युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इन घटनाओं के क्षेत्र क्या थे, शीत युद्ध के दायरे क्या थे, ये बताने के लिए हम आपको दिखाते हैं शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध किन क्षेत्रों में व्यापक रूप से पनपा। पहला है बर्लिन की घेराबंदी। चूंकि बर्लिन जानते हैं पश्चिमी जर्मनी में है, पश्चिमी जर्मनी नहीं, सारी जर्मनी, उस जर्मनी में बर्लिन था। 1949 में जर्मनी की पराजय हुई थी और जर्मनी की पराजय के बाद दोनों सेनाएं, संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाएं पश्चिमी जर्मनी और सोवियत संघ की सेनाएं पूर्वी जर्मनी पर अपना डेरा जमाए हुए थी। दोनों सेनाएं हटने का नाम नहीं ले रही थी। परिणाम स्वरूप 1949 में ही जर्मनी का विभाजन हो गया और 2 जर्मनी अस्तित्व में आ गए। पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के संपर्क में था और वहां साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, तथा पश्चिमी जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में था और वहां पूंजीवादी शासन की स्थापना हुई। पर बाद में सोवियत संघ के विघटन के बाद 1990 में बर्लिन की दीवार गिरी और जर्मनी का एकीकरण हुआ। लेकिन बर्लिन की घेराबंदी सोवियत संघ और अमेरिका दोनों किए हुए थे और एक शीत युद्ध का सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ था, सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था। दूसरा क्षेत्र है कोरिया संकट। कोरिया में भी 1950 से 1953 तक 3 वर्ष युद्ध हुआ। 1950 से 1953 तक 3 वर्ष युद्ध हुआ और परिणाम क्या हुआ कि कोरिया का विभाजन हो गया। उत्तरी कोरिया साम्यवादी सोवियत संघ के प्रभाव में आया और दक्षिणी कोरिया संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में आया। तीसरा क्षेत्र था कांगो संकट। कांगो एक छोटा सा द्वीप था विभिन्न जन समुदायों का, वहां भी गृह युद्ध हो रहा था। उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाएं वहां मदद कर रही थी। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ ने मदद करना प्रारंभ किया और शीत युद्ध का क्षेत्र बढ़ता चला गया। क्यूबा मिसाइल संकट के विषय में आपको विस्तार से बता चुके हैं। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का सबसे बड़ा कारण था, सबसे बड़ा क्षेत्र था और यहाँ तक कि वहाँ मिसाइल सोवियत संघ भेजने का निर्णय, वहाँ मिसाइल लगाने का निर्णय कर चुका था, लेकिन बाद में निकिता खुश्चेव ने अपने इस निर्णय को वापस ले लिया और जो है तीसरा विश्व युद्ध होते होते बच गया।
पांचवा क्षेत्र जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में शीत युद्ध की छाया। संयुक्त राष्ट्र संघ उन दिनों दोनों महाशक्तियों का गढ़ बना हुआ था। उसमें स्वतंत्र निर्णय नहीं लिए जा रहे थे। जिसके पक्ष में निर्णय होता था दूसरी महाशक्ति वीटो लगाकर उसका बहिष्कार करती थी। तो ये शीत युद्ध की छाया, दो ध्रुवीयता की छाया, दोनों महाशक्तियों की छाया संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी पूरी तरह से मौजूद थी। ये शीत युद्ध के दायरे थे। आप पढ़ रहे हैं शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के कारण क्या थे, शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं क्या थी, ध्रुवीयता क्या थी और शीत युद्ध के क्षेत्र क्या थे। अब हम देखते हैं कि इन शीत युद्ध के दौरान समय समय पर ऐसा दौर भी आता रहा जब तनाव में, स्पर्धा में, संघर्ष की संभावना में थोड़ा कमी आई। इसे तनाव शैथिल्य या डिटांट कहते हैं। अंग्रेजी में DETANT, डिटांट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है तनाव शैथिल्य। ये तनाव शैथिल्य वही स्थिति है जब युद्ध, संघर्ष और वैचारिक मतभेद, वैचारिक ऋष्या एक समूह को दूसरे समूह द्वारा नीचे गिराने का प्रयास थोड़ा कम हो जाए तो उसे तनाव में कमी, तनाव शैथिल्य मानते हैं। इसके 3 चरण लिए जाते हैं। 3 चरणों में तनाव में कमी आई थी। पहला चरण था 1962 से 1969 का। इस चरण में 2 LTBT लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, सीमित परमाणु प्रसार संधि, निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई और 1963 में उस पर हस्ताक्षर भी किए गए तथा दूसरे 1968 में परमाणु प्रसार संधि पर भी हस्ताक्षर किए गए। इन संधियों के कारण तनाव में कमी आई और ये 1962 से 1969 तक का जो चरण था वह तनाव में कमी का पहला चरण था। दूसरा चरण 1970 से 1979। सोवियत संघ आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो चुका था। वो अपने विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर कम रुचि प्रकट कर रहा था। इस कारण 1972 और 1979 के दौरान उसके शीत युद्ध की धारणा में थोड़ा कमी आई और ये तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण है। यहाँ ये भी उल्लेख कर दूं कि इसी समय राष्ट्रपति निक्सन ने चीन की यात्रा भी की थी। तीसरा चरण है 1985 से 1991। इसमें शीत युद्ध 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरी तरह से समाप्त हो गया। उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। केवल एक ही शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका बची। तो ये तनाव शैथिल्य जो है ये स्थिति थी। इसमें 3 चरण थे। गुट निरपेक्ष, इसके विषय में कल हम एक वीडियो भेजे थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन, कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो ये चाहते थे कि वे किसी भी ध्रुव में शामिल न हो, किसी भी गुट में शामिल न हो और दोनों से समान दूरी बनाए रखते हुए अनुचित के स्थान पर उचित का समर्थन करें। इस भावना से वे एकत्रित हुए। सर्वप्रथम वाडुंग में, इंडोनेशिया के वाडुंग में 1955
1955 में, और वहां इसकी गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। इसमें 3 कर्णधार थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो। इन्हीं तीनों के प्रयासों से गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में आया। हर तीसरे वर्ष इसका सम्मेलन होता है और इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। दिल्ली में भी 7वां सम्मेलन 1987 में हुआ था। अभी 2019 में इसका 19वां सम्मेलन हुआ है बाकू के अजरबैजान में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के विषय में आपने कल काफी विस्तार से पढ़ा था। उसके सिद्धांत क्या है? उसका सिद्धांत यह स्पष्ट है कि तटस्थता नहीं है, गुट निरपेक्षता और तटस्थता नहीं है। तटस्थ का अर्थ युद्ध में लिया जाता है कि बिल्कुल मौन रहना, लेकिन गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी समस्या पर अपने दृष्टिकोण को प्रकट करना और अनुचित के स्थान पर उचित का समर्थन करना। गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति का गुट निरपेक्षता एक विचारधारा है, ये तटस्थता नहीं है। एक दिशाहीन आंदोलन नहीं है, बल्कि एक प्रयासरत आंदोलन है जिसके कारण आज इसके सदस्य देशों की संख्या 120 हो गई है। थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं, इसके बाद इस चैप्टर में है नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। 1 मई 1974 को याद रखिएगा, 1 मई 1974 को अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह घोषणा की कि विश्व को एक नई अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है, जिसमें सभी राष्ट्र विकसित और विकासशील का कल्याण हो, जिसमें उत्तर दक्षिण सहयोग का अर्थ है, आप जानते हैं, उत्तर का अर्थ होता है विकसित और दक्षिण का अर्थ होता है विकासशील, जिसमें उत्तर दक्षिण सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, यानी विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों का सहयोग करें। और इसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों ने दक्षिण सहयोग की भी विचारधारा को महत्व दिया। इसका अर्थ था कि विकासशील राष्ट्र भी विकासशील राष्ट्रों का सहयोग करें, और ये दक्षिण सहयोग का विस्तार आज काफी अधिक हो चुका है। तो ये चैप्टर 2-3 दिन से आप पढ़ रहे हैं, थोड़े वीडियो से। आज पूरा इस पर प्रकाश डालते हुए, इसको क्लियर करते हुए, मैं आशा करता हूं कि आप इसे पूरी तरह अध्ययन करेंगे। अगले दिन अगला चैप्टर, दूसरा चैप्टर द्विध्रुवीयता का अंत और सोवियत संघ का विघटन शुरू किया जाएगा। इसके पहले आप इसे अच्छी तरह पढ़ें, इससे नोट बनाएं, और इसके बाद मैं कुछ प्रश्न कर रहा हूं, प्रश्न लिखे हुए हैं, प्रश्न बोल रहा हूं, इसे आप नोट करें और इसका उत्तर अगर ग्रुप में देंगे तो मुझे खुशी होगी। पहला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दूसरा प्रश्न है, किस घटना को शीत युद्ध के चरमोत्कर्ष के रूप में जाना जाता है? दूसरा प्रश्न है, किस घटना को शीत युद्ध के चरमोत्कर्ष के रूप में जाना जाता है? तीसरा प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तीसरा प्रश्न है,
परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? चौथा प्रश्न है वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य देश हैं? चौथा प्रश्न है वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य देश हैं? पांचवा प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन के 3 कर्णधार कौन कौन हैं? आपको नाम बताना है। 3 लोगों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी, उनके नाम क्या हैं? छठवां प्रश्न है दक्षिण दक्षिण सहयोग से आप क्या समझते हैं? छठवां प्रश्न है दक्षिण दक्षिण सहयोग से आप क्या समझते हैं? सातवां प्रश्न है शीत युद्ध क्या है? बार बार आपने अध्ययन किया है, इसका उत्तर लिखिए। शीत युद्ध क्या है? आठवां प्रश्न है LTBT, LTBT का फुल फॉर्म क्या है? लिखिए LTBT का फुल फॉर्म क्या है? नौवां प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कब और कहां रखी गई थी? अभी मैंने पढ़ाया था, उसे याद करना और लिखना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कब और कहां रखी गई थी? 10वां प्रश्न है तनाव शैथिल्य क्या है? 10वां प्रश्न है तनाव शैथिल्य क्या है? धन्यवाद।